नमस्कार। इंडियन अचीवर्स की 31वीं कड़ी में मेरी और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे आज के मेहमान विवेक शुक्ला जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के 4 खंभों या कह लो पिलर्स में से एक मीडिया यानी कि पत्रकारिता आजकल कुछ ज्यादा ही खबरों में है। दोस्तों, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां भी आजकल चुनिंदा पत्रकारों को अपने निशाने पर ले रही हैं और सरकार से भी थोड़ी सी अनबन चल रही है। पत्रकार कहते हैं कि सरकार दमन कर रही है, उनके बोलने के मौलिक अधिकार के ऊपर आघात कर रही है। तो दूसरी ओर सरकार या कह लो सरकारी सुरक्षा एजेंसियां कुछ पत्रकारों को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के वजह से या तो गिरफ्तार कर रही है या उन्हें पूछताछ के लिए उनको घर से उठा रही है। खैर, इसीलिए दोस्तों आज हमने इसी विषय को चुना है और इसके लिए हमें विवेक शुक्ला जी से बेहतर कोई मिला नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मीडिया संस्थानों में पत्रकार के रूप में गुजारा और बड़े बड़े संस्थानों में काम किया। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि विवेक शुक्ला जी ने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका के नाम है दिल्ली का पहला प्यार, कनॉट प्लेस, जो खूब पसंद की जा रही है। विवेक जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो विवेक जी, मैं शुरू करता हूं अपने पहले सवाल से कि आपने तो अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में गुजार दिया और कभी भी आप किसी भी कंट्रोवर्सी में नजर नहीं आए। आपने हमेशा अपनी लेखनी को सर्वोपरि रखा और पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता की। लेकिन आजकल जब से ये इंटरनेट का जमाना आया और पत्रकारिता के मायने भी और सोच भी बदल गई, तो उसमें काफी कुछ बदलाव भी आ गया है। या ये कह लो कि आज पत्रकारिता सिर्फ पत्रकारिता ना रहकर एक प्रोफेशन बन गई है पूरी तरीके से। पहले शायद मिशन होता था और उसी वजह से पत्रकार जो है आज ये भी समझने लगे हैं कि भाई वो बहुत बड़ी चीज है और वो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और इसीलिए वो अपनी मनमानियां भी करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका जो आपने पत्रकारों को लेके जो टिप्पणियां की हैं उससे पूरी तरह से असहमत हूँ। पहले आपने शुरुआत की कि सब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त है। मुझे लगता है कि ये आपने कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि वो लिप्त है? अभी तो उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, किसी तरह की कोई बात नहीं, आपने उनको मान लिया कि वो लिप्त है। पहले तो यही गलत बात में आपने बोला। आपने नहीं, आप सुनिए, नहीं राजीव जी, आपको बोलना चाहिए था कथित रूप से उनके ऊपर आरोप है। आपने कोई आरोप नहीं बोला ना इस तरह से, ऐसा मैं है ना, तो कथित रूप से लिप्त है। हाँ, तो क्योंकि देखिए मैं पत्रकारों को भी लपेटूंगा, मैं उनको देखिए, मैंने आप कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं, मैंने गांधी पे भी किताब लिखी थी आज से 3 साल पहले, जी है ना? जी, है ना? तो आपने उसका जिक्र नहीं किया। मैं अपने आप को गांधीवादी मानता हूँ और कुल मिलाकर सच के करीब जाता हूँ, है ना? तो आपने ये जो बोला, ये बिल्कुल मैं इससे असहमत हूँ। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं पत्रकारों को कोई कुछ कह नहीं सकता। आप किन पत्रकारों की बात करते हैं? आप खुद मीडिया से जुड़े रहे हैं। 80% जो पत्रकार है वो तो डेस्क पे रहता है, 80-85%, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मानते हैं इस बात को आप, है ना? तो आपने सबको ही घेर लिया। नहीं, हम तो जो फील्ड में है या जो माने जो बाहर रहकर काम करते हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं। नहीं जो तो डेस्क पर है उसका तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, डेस्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अब आप नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। आप पत्रकारों को कह रहे हैं, एक बार बताइए कौन सा पत्रकार है, एक का मुझे नाम ले दीजिए जो अपने मैनेजमेंट को डिफाई करके लिख सकता है या बोल सकता है। क्या हमने कभी के बिरला या शोभना भरतिया की बात की? हम अरुण पुरी को हम कभी कुछ कहते हैं? हम कभी टेलीग्राफ के संपादक को कहते हैं? जी ग्रुप के जो मालिकान हैं उनके लिए कभी कुछ अपनी बात रखते हैं? कभी नहीं रखते। मेरा सिर्फ ये कहना है राजीव जी कि हम पत्रकार को जो मर्जी कहें, लेकिन हमें पहला जो हमें देखना चाहिए इस बात को कि मैनेजमेंट सारी चीजें डिसाइड करता है। मुझे याद है मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था,
1989 में हरियाणा को, हमारे दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव था, हमारे मैनेजमेंट की ओर से फैसला आ गया कि कोई भी देवीलाल की एक भी खबर नहीं देगा। कोई भी बड़े से बड़ा पत्रकार जो था उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खबर दे दे, और अभी भी यही होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े एंकर्स हैं आज तक के, या इंडिया टुडे के जो हैं, राजदीप सरदेसाई हो, चित्रा हो, या बाकी हो, अंजना ओम कश्यप, अरुण पुरी के को डिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं है। तो फिर हम ये सारा का सारा हम मैनेजमेंट को कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम पूरी तरह से पत्रकार को दोषी मान रहे हैं। अरे भैया, पत्रकार तो नौकरी करता है। बड़े से बड़े पत्रकार को मैंने 2 मिनट में धक्के मारे जाते हुए देखा है। मनोज श्याम जोशी को मतलब 2 मिनट में लाला जी ने बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा छापे खाने में नहीं घुसेगा ये आदमी। के बिड़ला छापा खाना कहते थे प्रेस को। उसके बाद उन्हें बुनियाद और हम लोग जैसे सीरियल लिखे। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ चीजों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि कोई पत्रकार जो है ये मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहा है। मैनेजमेंट की छोटी सी बात काट रहा हूं। जी, एक छोटा सा मेरा आपसे ये सवाल है कि तो आप ये मानते हैं कि अब जो पत्रकारिता है या जो सारी प्रेस है उसमें अब फ्रीडम जैसी कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ लालाओं के हाथ में है या मैनेजमेंट के हाथ में है, जो वो कहेंगे वही छापना होगा? सर, मैं 40 साल से विजय जी इस पेशे में हूँ। 40 इयर्स हो रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में भी आ गया था, जब विद्यार्थी था तभी से लेखन कर रहा हूँ। और मैं देश के बड़े संस्थानों में रहा, हिंदुस्तान टाइम्स में रहा, दैनिक भास्कर में रहा, जागरण में रहा, और अभी भी दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मैं सलाहकार संपादक की स्थिति में हूँ। पत्रकार को फ्रीडम किसने दी है? उसको एक दिन की फ्रीडम नहीं है। सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है ना, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो लेकिन यहाँ पे राजीव जी, मुझे एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि कुछ पत्रकारों ने अपने आप में उन्होंने गड़बड़ की, वो बिके। 2 उदाहरण मैं दूंगा बहुत संक्षिप्त से। एक पत्रकार हैं, उनका नाम मैं सरनेम ही लूंगा, शर्मा है। वो पिछले दिनों फंसे और वो चीन को महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सप्लाई करते थे। मैं उनको परिचित हूं, उनको मतलब परिचित से मामले हो कि मुझे पीआईबी में वो मिलते थे। वो किसी संस्थान में नहीं थे, वो फ्रीलांसर थे, और वो करोड़ों रुपए मिले, और वो आपके पीतमपुरा के हैं। एक व्यक्ति और है, उसका नाम है विवेक रघुवंशी। उसके साथ भी यही था कि वो चीन से इस तरह से जुड़े हुए थे और डिफेंस मिनिस्ट्री से खबरें लाते थे और चीन को सप्लाई करते थे। उनके साथ भी ये हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा के पूरे पत्रकार जो हैं वो गंगा जल से धुले हुए हैं, लेकिन ये देखिए कि वो किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए। ये एक फ्रीलांसर और उस तरह से अपना जी के इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उस नाते काम कर रहे हैं, और गड़बड़ करी उन्होंने और अब फंसे। विवेक जी, छोटी सी बात। सर एक सेकंड विवेक जी, एक छोटी सी बात, आप ही की बात को मैं ऊपर रख रहा हूँ कि जो ये आजकल न्यूज क्लिक का मसला चल रहा है, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो न्यूज क्लिक के मैनेजमेंट ने कहा वही इन लोगों ने, जो कंसल्टेंट थे या फ्रीलांसिंग कर रहे थे इसके लिए, उन्होंने उनके हिसाब से सारी स्टोरीज बनाई? देखिए, आप ये देखिए कि मैं उर्मिलेश जी को 1982 से जानता हूँ। ठीक है, मैं 1982 से जानता हूँ, और वो हम दोनों हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो में काम करते थे, साथ काम करते थे, साथ बैठे हैं। वो राजीव भाई गाजियाबाद के एक 2 बेडरूम के घर में रहते हैं। आज तक उनके पास गाड़ी नहीं है, समझ रहे हैं, है ना, 68। और वो वहां पे, देखिए, मैं किसी संस्थान में काम करता हूं, है ना, मैंने आपके लिए भी काम किया है, आपने मुझे कुछ पारिश्रमिक भी दिया है। तो आपको पास कहां से पैसा आया, किसने आपको दिया, आपको कौन ऐड देता है, क्या एज ए राइटर मुझे इस बात की जानकारी होती है? उर्मिलेश अगर कहीं काम करते हैं, या मैं 10 जगह लिखता हूं, मुझे कोई पैसा देता है, वो मैनेजमेंट को पैसा कहां से मिला, वो पैसा उसके क्या सोर्स है, इसका एक राइटर को क्या पता है? आप बताइए ना मुझे। मैं शेखर गुप्ता के लिए काम करता हूं, के लिए लिखता हूं, या मैं पैट्रियट के लिए लिखता हूं, ना भारत टाइम्स के लिए लिखता हूं, तो मुझे क्या पता कि वो कहां से पैसा आ रहा है? मैं तो लिख रहा हूं, और वो कभी छाप देते हैं और कभी नहीं भी छापते। तो शुक्ला जी, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल, अब हम दूसरी दिशा में चले गए।
जो ये पिछले दिनों एक ये घटना हुई है कि कांग्रेस ने 14 पत्रकारों को वो चरण चुंबक या मोदी मीडिया या गोदी मीडिया जो भी कहते हैं, वो करके बैन कर दिया। मोदी जी ने अब 38 लोगों को उठा लिया इनको। ज्यादातर इनमें यूट्यूबर्स हैं या इस तरह का करते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बात को आप कितना सही मानते हैं कि किसी दुश्मन देश, या छोड़िए दुश्मन देश को भी, किसी भी आइडियोलॉजी के लिए अगर पैसा लेके एक पत्रकार फ्रीलांसर है या दूसरा है, वो उस आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो हम उसको प्रोपेगेंडिस्ट कहें, पत्रकार कहें, समाज का आम नागरिक क्या समझे उससे? नहीं सर, दो बातें हैं। इस बात को विजय जी हमें समझना पड़ेगा। आप चीन को किस आधार पे कह रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है? आपको पता है कि भारत चीन जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन का है जी। 100 बिलियन का ट्रेड है। पूरा का पूरा भारत का फार्मा सेक्टर चीन पर निर्भर करता है। पहले कुछ चीजें हमें साफ होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारा बॉर्डर इश्यू है और चीन उसमें गड़बड़ कर रहा है। नहीं, या तो आप चीन से संबंध तोड़ लीजिए ना, जैसे आपने पाकिस्तान से तोड़े, आप तोड़ लीजिए उससे संबंध। दूसरी बात पे मैं आ रहा हूं। मैं देखिए, यूट्यूबर जो है वो बिल्कुल एक तरह से वो छोटा सांड है, उसको कोई नहीं देखने वाला। वहां पे बहुत गड़बड़ हो रही है राजीव जी, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। लेकिन जो कोई संस्थान में काम कर रहा है, अगर जैसे उर्मिलेश ही है या XYZ कोई है, उसने उर्मिलेश ने वहां पे चीन के ऊपर तो एक भी स्टोरी नहीं की है। उर्मिलेश ने मुझे खुद बताया कि उसने चीन के ऊपर एक भी स्टोरी नहीं की है। उसने मोदी सरकार की कुछ नीतियों की निंदा की होगी, तो इसमें क्या बुराई है कि सारा देश मोदी सरकार मोदी भक्त बनेगा? क्या नहीं, निंदा तो बहुत जरूरी है, निंदा तो बहुत जरूरी क्या आज आपके परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, वहां पे वाद विवाद नहीं होता? मेरी पत्नी से होता है। मेरी पत्नी मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं पसंद करता हूं मोदी की नीतियों को, कुछ नीतियों को। 370 पे वो साफ है, मोदी के साथ है, मैं ज्यादा करता हूं। तो अगर वॉइस ऑफ डिसेंट का सम्मान ही हम नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? किस लिए डेमोक्रेसी है? आप ये देखिए कि उर्मिलेश 2 कमरे के घर में रहता है राजीव भाई, गाजियाबाद में, और वो सोसाइटी जो थी वो मेरे घर में बनी थी। उसका नाम है वार्तालोक सोसाइटी। अच्छा, उसको अगर एक महीने का 60,000 रुपए मिल जाता, 60 तो क्या बहुत बड़ा अमाउंट है? 60,000 है ना? तो आप ये देखिए, उसके बाद गाड़ी नहीं है साहब, मैंने उसके बाद गाड़ी तक नहीं है। लेकिन विवेक जी, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि आज पत्रकारिता एक इंडिपेंडेंट मिशन नहीं रह गया। अब एक ये फुल फ्लेजेड बिजनेस है और मैनेजमेंट के वेस्टेड इंटरेस्ट, स्वार्थ, दलाली भी कह लो, और भी कई चीजें हैं, पक्षपात कह लो, या अपनी सोच के हिसाब से पत्रकारिता की जाने लगी है। उसकी वजह से सारे मायने बदल गए और ये सारी लड़ाइयां भी शुरू हो गई। सरकार अपने पैतरे खेलने लग गई, पत्रकार अपने ढंग से अपने दांव फेंकने लग गए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब ये किस रूप में और आगे बढ़ेगी? नहीं, एक बात बताइए कि ये मिशन क्यों हो? राजीव भाई मुझे आप ये बताइए, पहले नहीं था क्या? मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात में, मिशन के लिए बहुत चर्चा होती है पत्रकार। क्या साहब मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं बेहतर दिन, नहीं, क्या मेरा पड़ोसी जो है वो लंदन घूमने जाता है, वो दुबई घूमने जाता है, मैं पत्रकारिता करता रहूं? या कोई क्रांति हो रही है क्या? सब देश बदल गया है क्या? अब आज आपको पता होगा कि पत्रकार की नौकरी सुरक्षित नहीं है, उसका कोई वेज बोर्ड नहीं है ना, किसी तरह, और सब जीने का अधिकार उसको भी है। पूरा देश जो है एक आगे बढ़ रहा है और पत्रकार जो है वो नीचे जा रहा है। आप किन पत्रकारों की बात कर रहे हैं? आप मुझे 15 पत्रकारों के बाद अगर 14वें का नाम, 16वें का नाम दे देंगे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, जो बहुत बेहतर स्थिति में है। आप चलिए ना मेरे साथ प्रेस क्लब में, आपको पता चल जाएगा। आप तो खुद जाते थे। नहीं, ये बात आपकी 100% सही है विवेक जी, मैं इससे एग्री करता हूँ। पर एक बात बताइए, कौन सी सरकार या कौन से समय में भारत की आजादी के बाद पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ? इंदिरा गांधी ने जो किया आपके सामने है। राजीव जी ने भी बोफर्स को लेके, चित्रा सुब्रमण्यम स्वामी बेचारी विदेश से इंडिया ही नहीं जा सकी 25 साल तक, और वो जो है अपना गुरुमूर्ति जी को उन्होंने उठा के जेल में डाल ही दिया था। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब हम ये भी कहने लगे हैं कि भाई पत्रकारिता कोई मिशन ही नहीं है,
गांधी जी पे आपने तो पुस्तक लिखी है, गांधी जी तो उसको मिशन ही मानते हैं ना। और मिशन नहीं है फिर, और अगर बिजनेस है तो फिर तो बिजनेस हाउसेस के हाथ में चला गया, उसमें बुराई ऑफ क्या? कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सब एक बार बताइए कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब अखबार निकालना या चैनल चलाना कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके लिए। अब कोई कर, आप स्वतंत्र हैं, आप करके देख लीजिए, चला लीजिए। सब देखिए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस जो कर रहा है वो फिर अपने हित देखेगा। मैं एक बड़े चैनल में काम करता था, गौड़ साहब, तो वहां पे क्या हुआ, एक दिन उन्होंने खबर क्या चला दी, एक चतुर्वेदी नाम के सज्जन हैं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं नोएडा के, उसके खिलाफ कि उनकी उन पर कोई रेड हुआ। तो जो हमारे मालिक थे, वो भी बड़े पत्रकार है, मैं नाम अभी नहीं लूंगा उनका, तो वो फोन पे फोन करने लगे और एडिटर को उन्होंने जो बहुत अनाप शनाप का कहता, तुम जानते नहीं हो चतुर्वेदी मेरा दोस्त था, तुमने खबर कैसे चला दी, खबर कैसे चला दी। मसला यही है साहब, कैसे चलाओगे आप। मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैंने, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो मैंने कुछ नेताओं पे लिख दिया कि साहब ये कोई राजनीति नहीं करते, सिर्फ इनकी राजनीति जो है वो प्रेस रिलीज तक चलती है। तो मैंने कहा कि वो हेडिंग कुछ ऐसा दिया कि लेट्स मीट प्रेस रिलीज लीडर्स। तो राजीव भाई, मेरे ऊपर एक जनता दल के नेता थे, उनका नाम था वसीम अहमद, उन्होंने केस करने की बात की और वो शोभना भरतिया से मिले, तो वो मेरी नौकरी पे आ रहा था, फिर आलोक मेहता ने बचाया। साहब, कोई भी जो पत्रकार है वो एक बहुत मामूली, उसकी क्या हैसियत है, आप मुझे बताइए ना, वो क्या लड़ेगा। बड़े से बड़ा पत्रकार की कोई हैसियत नहीं है, तीन तीन महीने उसको सैलरी नहीं मिलेगी, कहां जाएगा वो। गिनती के कुछ पत्रकारों को और गिनती के जो एंकर्स से हम पूरे पत्रकारिता का एक अंदाजा लगा लें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, दिल्ली से मैं बाहर निकल रहा हूं, बहुत मीडिया में बिहार के लोग बहुत हैं, बिहार के साथी बहुत आते हैं, तो बिहार में जो एड आता है वो 75% सरकार का होता है, करीब करीब 20-25% वो इस तरह से ऐड ले लेते हैं कि साहब मैं आपका जो हीरो होंडा अगर ऐड दे रहा है, मैं आपका इंडिया में, आपका दिल्ली में भी छाप दूंगा और बिहार में भी छाप दूंगा, बिहार में छापूंगा तो आपसे कुछ कम पैसा ले लूंगा। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वहां पे कितने बड़े हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, टेलीग्राफ है, और भी दसियों अखबार हैं, अगर उसको एड का एकमात्र जो डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट पे है, तो क्या कोई बिहार पटना से निकलने वाला अखबार, जमशेदपुर से निकलने वाला अखबार, वो क्या या बिहार के, जमशेदपुर तो झारखंड में है, कोई वो सरकार के खिलाफ लिखने की हैसियत करता है, क्या कर सकता है। दिल्ली में कोई अखबार जो है, राजीव जी, कोई अखबार केजरीवाल के खिलाफ एक लाइन नहीं लिख सकता, और हर रोज 4-4 कॉलम उसकी खबर छपती, क्योंकि वो 100 करोड़ का मामला है। 100 करोड़ का मामला है। पत्रकार की हैसियत क्या है दिल्ली में? मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी 30-40 पत्रकार होंगे जो कैरी ऑन सैलरी जिनकी 1 लाख होगी, 30 पत्रकार नहीं होंगे प्रिंट में बस। ऑफ कोर्स 30, आई एम टेलिंग यू दिस इज द हायर नंबर। टीवी वगैरह में तो है, प्रिंट पे नहीं है भैया। प्रिंट तो अब 30 पत्रकार बंद ही हो रहा है, प्रिंट तो वर्ल्ड ओवर ये सारा हो रहा है, यहाँ पे भी प्रिंट मीडिया तो अब खत्म होता जा रहा है। और मेरा एक बात और भी है, आपने कही कि यूट्यूब पे थोड़ा कंट्रोल की जरूरत है, ये मैं सहमत हूँ। यस यस। जी। तो यहाँ सवाल ये है कि अब लोगों का मोह भंग हो चुका है इस प्रकार के जो पैसे के कारण से लिखने वाले जो पत्रकार हैं उनके ऊपर से। तो मासेस जो है दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूट्यूब, और इस तरह का जो मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना बिना किसी लागत लपेट के छोटा सा एक चैनल शुरू कर देते हैं। और ये आपने देखा, ये जो उठाए हैं लोग 37-38 जितने भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं इनके अंदर, क्या लागत है उसमें, क्या लगता है उसमें आपने। अच्छा, दूसरा, 4,27,000 ईमेल सरकार कहती है कि हमने उनको खंगाला है और तब हमने ऐसे लोगों को उठाया है। अब मुझे नहीं पता अगर हम ईडी पे या जो हमारी अलग दूसरी संस्थाएं हैं उन पे विश्वास करें ना करें, क्या करें। मतलब अब हम अपने मर्जी से कि भाई मैं कह दूं कि ये आदमी अच्छा है और दूसरा कह दे कि ये बुरा है, इस हिसाब से तो न्याय हो नहीं सकता ना, न्याय प्रक्रिया ऐसे तो चलेगी नहीं। तो अब क्या किया जाए इस स्थिति में, ये देखिए।
नहीं, देखिए मेरे पास कोई उसका तो उत्तर नहीं है कि क्या किया जाए। लेकिन देखिए मैं यूट्यूबर्स के से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स की जो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनसे आप कोई सवाल नहीं कर सकते, है ना? वो कचरा परोसते हैं, है ना? वो क्या परोस रहे हैं, क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उन पे कोई विश्वास कैसे करेगा? देखिए अखबार है या कोई बड़ा चैनल है, वो ठीक है बीच-बीच में गड़बड़ कर सकता है, लेकिन वो ये तो नहीं है ना कि वो 100% ही गलत खबर देगा, ऐसा नहीं करता देखिए कोई भी। तो यूट्यूबर्स पे मुझे लगता है कि थोड़ा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के रूप में यूट्यूबर जो हैं, एक तरह से सुनामी आ गई है, इनको यूट्यूबर्स की जगह कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो कि साहब फूड इन्फ्लुएंसर, है ना? ये अब वो इनका क्या कि ये हर एक को किसी भी जैसे रेस्टोरेंट में चले गए, होमचे वाले के पास चले गए, है ना? उसको अच्छा ही बताएँगे, जी, है ना? आप उनसे कहने की ज़रूरत नहीं, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं और आप उसको अच्छा बता रहे हैं। तो ये एक जो जो एक मतलब एक एक वो मिला हमें कि भाई एक सोर्स मिला कि इसमें हम एक बेहतर काम करें यूट्यूबर के रूप में, उस वो भी बहुत डीजेनरेशन का शिकार हो रहा है। ये मुझे कहना है। तो और जो पत्रकार है, वो देखिए पत्रकार को आप समझिए साहब कोई मिशन की कोई जो बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नौकरी कर रहा है। उसकी भी फैमिली है, उसका उसके बच्चों को के लिए उसको कितनी फीस देनी पड़ती है, उसका घर नहीं है तो कहाँ से किराया देगा, है ना? दिल्ली जैसे शहरों में रहने के लिए साहब 75,000 1 लाख रुपए का जीवन चाहिए और किस तरह से उनको जूझना पड़ता है, कहाँ मिलती है उसको सैलरी? अनलेस वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ना करे कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब ये है कि सुननी पड़ती है उसको। मैंने साहब 6 घंटे की नौकरी की है हिंदुस्तान टाइम्स में, आज 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और वो बोल नहीं सकता। जी, विवेक जी, आप 40 साल से हैं और जी। आपने पूरा जीवन गुजारा है और मुझे लगता है कि आपके मन में या दिल में काफ़ी कुछ भरा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर एक पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खालिस पत्रकार जो मीडिया से हुँ, जुड़े रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो कैसे जी। क्या-क्या मलाल हैं जो आज आप चाहते हैं कि उगलें उसको? पत्रकार किन मजबूरियों में क्या-क्या बंदिशें हैं, उसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करके बोलिए ज़रा? नहीं देखिए पत्रकारिता में दोनों चीज़ें हैं, मैं निराश नहीं हूँ, पहली चीज़ तो ये है ना? कि मैं और क्योंकि अभी भी मीडिया में बहुत मैं मानता हूँ कि समाज का जो सबसे ईमानदार लोग हैं मीडिया में आते हैं, है ना? मुझे लड़के-लड़कियाँ नौजवानों के बीच में मैं काम करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और वो बहुत एक सच्चे लोग हैं, है ना? क्योंकि जो मीडिया में आता है सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसके मन में समाज को लेके, देश को लेके एक अलग तरह का विचार है, भावना है। मीडिया का जो प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। जॉब सिक्योरिटी के अलावा यहाँ का कोई वेज बोर्ड नहीं है। 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और एक दो दूसरा बंदा व्यक्ति कर रहा है। मेरी सैलरी जो है, हो सकता है कि जो जो नया है, वो उसकी मेरी सैलरी 50,000 है, उसकी सैलरी 2 लाख रुपए हो। तो पहले एक सिस्टम था, वो सिस्टम कोलैप्स हुआ है ना? अच्छा क्या है ये जो सरकार बहुत बातें कर रही है, 9 साल से ये सरकार जो है, आज तक इस देश के लगभग किसी भी संस्थान ने वेज बोर्ड को लागू नहीं किया और वेज बोर्ड आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इसको लागू करो और लागू नहीं हो रहा। अब बताइए ना इसका क्या हल है? हुँ, हुँ। वेज बोर्ड जो है, अगर वेज बोर्ड आ जाए तो लोगों की एक सैलरी में एक बेहतर इज़ाफ़ा हो जाए, वो है ना? अब कोई सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भाई साहब नहीं हो रहा है। क्या सरकार कर रही है? शर्म नहीं आती इसको? तो सरकार बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट छोटी है। नहीं साहब सरकार का काम क्या है? आप मुझे बताइए ना। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ एक हल्के-फुल्के टिप्पणियाँ करता है। सरकार देश जो है सरकार चलाती है और आप वेज बोर्ड लागू नहीं करवा पा रहे हैं। वेज बोर्ड कौन लेके आया था? वो सरकार ने एक वेज बोर्ड बिठाया, उसने उसका एक चेयरमैन रखा, उसने उसको स्पेस दिया, उसने पूरी एक रिपोर्ट दी और वो कोई मानने को तैयार नहीं है। जी, अब उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसे एक आध पीटीआई वगैरह को छोड़ के कोई देता नहीं है। जागरण जैसा संस्थान देता नहीं है। उसका मुनाफा सैकड़ों करोड़ का हो गया, लेकिन वो वेज बोर्ड नहीं लागू करता। तो ये हमें देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सरकार का काम है। सरकार एक
माहौल बनाती है। सर संसद एक माहौल बनाती है ना, उसकी नीतियां हैं, उसका काम होता है नीतियां बनाना, और अच्छी नीतियां हैं, अच्छे कानून हैं, तब बेहतर ढंग से चलती है। अब मुझे बताइए राजीव जी, इस बारे में कभी हम बात करते हैं कि वेज बोर्ड लागू नहीं होता है? हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे ये लगता है शुक्ला जी की पूरा अगर हम उस लेवल पे देखें तो जो रूस का साम्यवादी प्रभाव था, जहां तनख्वाहें और 5 ईयर और ये सब था, वो तो अब सब ढाता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जब पूंजीवाद की तरफ जा रहा है देश, तो अब यहाँ हम पूंजीवाद के पिनाकल अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल है कि एक आदमी को $8 मिल रहा है, एक को 20 मिल रहा है, एक को 25 मिल रहा है, एक को 17 मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल है, वो आपकी जितनी वर्थ है उस हिसाब से पूंजीवादी सिस्टम आपको पैसा देता है। तो वो भारत में नहीं था, हमारी सबकी जॉब सिक्योर थी एक समय में, अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नहीं सर, नहीं खत्म हो रहा सर। आप यूएस में बैठे हुए, आपको आइडिया नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल में 4000 टीचर्स परमानेंट हुए हैं। 4,000 टीचर परमानेंट हुए हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर की सैलरी 1.5 लाख से शुरू होती है। 20 साल के बाद 15 साल की ड्यूटी नौकरी जो करता है वो 3 लाख सैलरी ले रहा है। ऐसा नहीं है। एक मीडिया में बिल्कुल एक एनार्की वाली स्थिति है ना, एनार्की वाली स्थिति है, क्योंकि आप तो किसी को मतलब ही नहीं है। पहले क्यों दिक्कत नहीं होती थी? आज से 10 साल पहले हमारे वेज बोर्ड आता था, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से था, वेज बोर्ड आया, मणिसाणा आया, और एक दूसरा भी वेज बोर्ड आया, और चौथे 5वें दिन हिंदुस्तान टाइम्स के नोटिस बोर्ड पे लग जाता था कि साहब इसको लागू किया जा रहा है फ्रॉम फलां डेट, और हमें उसका पहले का पैसा मिल जाता था, और फिर फिर किसी महीने से फिर नई सैलरी मिलनी शुरू हो जाती थी। आज वो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। चलिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप परमानेंट जॉब दो, लेकिन साहब नया वेज बोर्ड तो दे दीजिए, नया वेज बोर्ड तो दे दीजिए। लोगों को 10-10 साल पुरानी सैलरी मिल रही है। खैर ये तो और फील्ड्स में भी है। अब देखो, आप चाहे सेल्स की लाइन में चले जाओ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स में चले जाओ, वहां पर भी किसकी जॉब सिक्योरिटी है ये बताओ। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट मीडिया, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में कि यहाँ पे मैं दिल्ली जैसी जगहों में लोग जो है, या बेंगलोर में 5 साल की नौकरी के बाद आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है। वो देखिए अलग अलग फील्ड की बात, मैं परमानेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वेज बोर्ड तो है। यहाँ पे मीडिया में कोई वेज बोर्ड को मानने को तैयार नहीं है। देखिए सुनिए, कोल सेक्टर के लिए वेज बोर्ड है, शुगर सेक्टर के लिए वेज बोर्ड है, 20 सेक्टर्स के लिए सरकार। अच्छा, सरकार अपने एम्प्लॉइज को क्यों साल में 3 बार सैलरी बढ़ाती है, 2 बार वो डीए क्यों देती है? सर आप ही ने, मैं बता रहा हूं, आप नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप ही ने वेज बोर्ड बनाया था, अब आप ही उसको लागू नहीं करवा रहे। दैट्स माय पॉइंट। जी ठीक है ना, दैट्स माय पॉइंट। आप सब पत्रकार की हालत सुधारिए, आप पत्रकार की हालत सुधारिए। और वो ये इस तरह की बातें करना है कि साहब वो है कि मिशन है। क्यों मिशन की बात करें? क्या गणेश शंकर विद्यार्थी की बात हो रही है? मिशन पूरी दुनिया में नहीं है तो भारत में क्यों मिशन होगा? ठीक है, क्यों भारत में? ठीक है। ये बताइए कि चलो अगर हम इस मुद्दे पर आ जाते हैं जो आज आमने सामने है, एक YouTube चैनल और सरकार जो आमने सामने है, और उसमें लेकर फिर उन्होंने जो उठाया है, और तथ्यों के ऊपर भी उठाया है और संदेह के बल पर भी उठाया है, लेकिन उसके बदले में एकदम जैसे आपने बोला कि भाई मैंने कैसे बोल दिया कि भाई वो आरोपी हैं, उसी तरीके से ये सारी पत्रकार बिरादरी, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस सब तख्ती उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने भी कौन सा तथ्यों की पूरी जानकारी ले ली या उसके लिए वगैरह एकदम से खड़े हो गए? आप उसमें मानते हैं कि वो भी पूरी तरह से वन साइडेड नहीं बोल रहे क्या? नहीं, अभी आप क्यों, हम अपना बचाव नहीं करेंगे? आप बताइए कि आपने एक विम्सिकल फैसला ले दिया कि साहब इन्होंने किया है। मैं न्यूज क्लिक वालों को बिल्कुल नहीं जानता हूं। आप साहब किसी आधार, आप उनके ऊपर लगातार ये पिछले 2.5 आज से थोड़ी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से और आपके पास निकल कुछ नहीं रहा। 2-2.5 साल से कर रहे हैं, निकले तो सही कुछ। अगर आप चीन को ऐसा एक ऑमिनस मानते हैं तो 100 करोड़ का उसके साथ $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड क्यों करते हैं? आपको पता है गुड़गांव में 5,000 चीनी रहता है। पता है, 4-5 है ना। आप पूरे देश में हजारों चीनी रहता है, बिजनेस करता है। आप
देखिए whimsical होने की जरूरत नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए कि भारत का सारा फार्मा सेक्टर चीन पर निर्भर है कच्चे माल के लिए, जी है ना? तो मैं चीन का समर्थक नहीं हूँ। चीन एक धूर्त राष्ट्र है ना? और वो साम्राज्यवादी है। लेकिन हम चीन को एक सी वर्ड मान लें, है ना? जैसे कनाडा सी वर्ड हो गया, है ना? इन सारी चीजों को नहीं है कि एक कोई टोरंटो में 5 सिख आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम सारे सिखों को खालिस्तानी बता दें। अब ये सारी चीजें बड़ी गंभीर चीजें हैं, है ना? और पत्रकार क्यों नहीं अपना प्रदर्शन करेंगे? उनको राइट नहीं है? बिना बात के आप किसी को कर रहे हो। यहाँ पे एक और पत्रकार का नाम मैं लूंगा, वो लेखक पत्रकार है हाशमी, है ना? सोहेल हाशमी। सोहेल हाशमी, है ना? वो दिल्ली के गांव में रहते हैं, मैं उनको जमाने से जानता हूँ। उसका भाई एक क्रांतिकारी रहा है ना? सफदर हाशमी, वो है ना? उसको मार दिया था। क्या उसने किया है? एक भला आदमी है, बसों में धक्के खाता है, आप पकड़ रहे हो। अब कोई मतलब प्रूफ तो हो साहब, इस तरह से नहीं होता कि आप बहुत धुले हुए हैं, आप सर्टिफिकेट देने बंद कीजिए राष्ट्रवाद के नाम पे। पूरा देश जो 140 करोड़ जनता भारत के प्रति निष्ठावान है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नहीं तो शुक्ला जी, ये आप मेरी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बात आपकी किसी हद तक अगर मान भी ली जाए, तो क्या अब देश में न्याय प्रणाली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से चलेगी? कौन निर्णय करेगा कि सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है? प्रेस करेगी? नहीं तो क्या एक सेकंड, एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रेस लालाओं के हाथ में है और लाला सरकार के हाथ में है, तो मतलब अब इसका निपटारा कैसे होगा? अंततोगत्वा तो सरकार पे ही जाना पड़ेगा हमें। मेरा ये नहीं तो सर, सरकार की एजेंसीज पे आपको भरोसा है क्या? लोगों 5-5 साल एक कप्पन नाम का पत्रकार था, 4 साल आपने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया कि नहीं कुछ है ही नहीं। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हम गंगा जल के धुले हुए हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन कुछ तथ्य भी तो निकल के सामने है। अगर आप हमारी बिरादरी को ये कर रहे हैं, है ना, आरोपित कर रहे हैं, है ना, लांछन लगा रहे हैं, तो क्या हम प्रदर्शन नहीं करेंगे? मैं एज ए मोदी सपोर्टर मैं ये बोल रहा हूं बात, ठीक है, है ना? तो मैं प्रदर्शन करूंगा साहब, बिल्कुल, और मैं गया भी था प्रदर्शन करने में, जाऊंगा मैं। जी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपको लगता है कि ये चालू रहेगा, ऐसे ही चालू रहेगा? क्या चालू रहेगा? मतलब गलत कौन है, सही कौन है, उसका निर्णय इतनी आसानी से नहीं होगा। नहीं साहब, सरकारों को साबित करना होगा कि वो विच हंटिंग नहीं कर रहे। आप कभी अरुण पुरी पर आपने क्यों नहीं टिप्पणी की? आप राजीव भाई, आपने एक भी शब्द बोला? एक बार बताइए कि जो अरुण पुरी मोदी जी को और सबको बुलाता है, वो क्या इनके खिलाफ होगा क्या? है ना? या कोई भी संस्थान जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, कोई भी पत्रकार सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन डिसेंट का सम्मान कीजिए। डिसेंट का सम्मान होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे बताइए कि देश की 2 नीतियां होती हैं, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। इस पे सारा देश एक होता है, इस पे सारा देश एक होता है और है। लेकिन बीच में आपको सवाल पूछने के अधिकार नहीं मिलेंगे, फिर तो घर बैठ जाइए। फिर डेमोक्रेसी किस बात की? फिर बता दीजिए कि हम चीन है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे नहीं पता वो कितनी सच्ची है, गलत है, पर मैंने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी देखी कि इनमें से कुछ लोग पैसा लेके और कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का भी नहीं साहब, आप मुझे उदाहरण दीजिए, कौन साहब? मीडिया की ऐसी अनऑथेंटिकेटेड मैं रिपोर्ट्स की बात नहीं ऐसा तो ये जो नाम जो अभी तक जो पत्रकारों पर जो कार्रवाई हुई है जी, जो उनमें एक का भी नाम ले लीजिए, बाकी का मैं नहीं कुछ जानता हूँ, है ना? मैं सबके लिए नहीं, आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ एवरीवन, लेकिन जिन पे अभी कार्रवाई हुई है, आप बताइए कि किसी ने कश्मीर के सवाल पे भारत पाकिस्तान का वो माना है या चीन का माना है? अगर बता देंगे तो मैं उसके खिलाफ बोल दूंगा। फिर मैं चलो खैर, ऐसा है कि देखो, अच्छे और बुरे लोग तो हर फील्ड में है और वो मीडिया भी उससे कोई वो जुदा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो सरकारी नौकर हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर गलत नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ नाजायज कार्रवाई ना हो। लेकिन राजीव जी, आज मैंने महसूस किया कि आप एक मन बना के आए थे कि अपनी बिरादरी के लोगों को घेरेंगे।
है ना, ऐसा मत क्या कीजिए। बात कर दी। नहीं आपकी पूरी, नहीं आपकी पूरी जो सवाल और आपकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप पत्रकारों को पहले नहीं आपका इंटरव्यू सुन लीजिए, आप उसमें अब आप ना कर दें। विवेक भाई बिल्कुल नहीं, मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए लाया हूं। अगर मैं सवाल कर भी रहा हूं, हो सकता है कि मैं अपने तीखे सवाल करके अपने पत्रकारों को डिफेंड भी तो कर रहा हूं। आपने बोला जानेंगे कैसे, लेकिन आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपका भी कैसे आएगा? नहीं देखिए, मैं पत्रकारों का कोई उस तरह से प्रवक्ता नहीं हूँ, सारी चीजें नहीं हूँ, लेकिन आप सरकार नहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि एक माहौल बनाए, है ना। किसी आदमी को जिसके पास एक गाड़ी नहीं है, वो एक गाजियाबाद में रहता है, या सोहेल हाशमी एक दिल्ली के गांव में रहता है ना, किराए के घर में, आप उसको बिना बात के फंसा रहे हो सिर्फ इसलिए कि साहब वो आपके पक्ष में नहीं बोलता, मैं पक्ष में बोलता हूँ, है ना, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों जो नियुक्तियां इसलिए इस आधार पे हो गई क्योंकि साहब मैं चरण वंदना करता हूँ, ये होता है ना। चलो ठीक है सर, थैंक यू एंड बाय। ये चर्चा फिर भी जारी रहेगी, अभी हो सकता है आगे भी चले। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बेबाक बोला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड बाय।